हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में साहित्य से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज अलबरूनी या शम्स ए सिराज अफीफ। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, अलबरूनी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और इसके बारे में डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। ठीक है, और अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था और इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और देख सकते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण कृति जो कि हकीके हिंद अब जो अथवा जो किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों तमाम फैक्ट को यहाँ ध्यान रखना है और जो कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है आगरा में, बाराबंकी में, या फिर एटा में, या फिर इटावा में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आमिर खुसरो की बात हो रही। ठीक है, कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। देख सकते हैं कि जन्म कहाँ था, एटा में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अब्बुल हसन यानी कि यामुद्दीन खुसरो, जिससे कि प्राय आमिर खुसरो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसका जन्म देख सकते हैं कि 1253 ईस्वी में यानी कि 651 हिजरी, ठीक है, में उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो कि कासगंज यानी काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और देख सकते हैं खुसरो ने स्वयं को तूती हिंद कहा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रामी की भूमिका निभाई थी। देख सकते हैं कि ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, या फिर भोजपुरी में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रामी जो कि भूमिका निभाई, देख सकते खड़ी बोली में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे खुसरो के ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषता जिससे कि हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। ठीक है, जैसे खुसरो पहला मुसलमान था जिसने कि भारतीय होने का दावा किया था। ठीक है, और वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की और भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, और उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें को ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन एक आमिर खुसरो हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि कुछ शासक के नाम पूछा जा रहा है जो कि दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासन काल को देखा था। तो दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, आमिर खुसरो की और देख सकते हैं कि शेख जो कि निजामुद्दीन औलिया की, तो यहाँ दोनों के बारे में कहा जाता है कि जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन काल को देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आमिर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया के नाम को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आमिर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों के शासन काल को देखा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था, ठीक है। जैसे कि नवाब जो कि आसफुद्दौला है, या फिर गयासुद्दीन बलबन है, मोहम्मद शाह रंगीला है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि गयासुद्दीन बलबन के जो कि बादशाह के दरबार से इनका संबंध था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आमिर खुसरो जो कि आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा, ठीक है, और मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया था, ठीक है, देख सकते हैं। और मंगोलों ने आमिर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राय दरबार से संबंध हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। आमिर खुसरो बलबन यानी केकूबाद और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और जो कि देख सकते हैं कि मुबारक जो कि शाह गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा, ठीक है, देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने के वर्ष में ही आमिर खुसरो की मृत्यु हो गई, ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है, तो मृत्यु यहाँ पर हो गई। आगे देख सकते हैं और बातें बताई जा रही है कि वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आमिर खुसरो एक थे, ठीक है, तो क्या थे, कवि थे, इतिहासकार थे, या फिर संगीतज्ञ थे, या ये तीनों थे, ठीक है। आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आमिर खुसरो के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आमिर खुसरो एक कवि भी थे और एक साहित्यकार इतिहासकार भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों थे, ठीक है। तो चलिए और इनके बारे में और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देखते खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक आमिर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे, ठीक है। और देख सकते उन्हें तूती ए हिंद का उपनाम दिया गया था। दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तूती हिंद का उपनाम किसे दिया गया था, ठीक है। तो इसे अभी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते नई फारसी काव्य और शैली देख सकते हैं कि सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ऑप्शन है कि जियाउद्दीन बर्नी, अफीक, या इसामी, या फिर आमिर खुसरो। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नई फारसी काव्य शैली यानी कि सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता देख सकते हैं कि आमिर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक आमिर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। जैसे कि नई फारसी काव्य शैली यानी कि सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता आमिर खुसरो को माना जाता है। आगे जैसे उसका कहना था कि ना जो कि लफ्ज़े हिंदू वस्त्र आज फारसी कम, अर्थात दे सकते कि हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। ऑप्शन अकबर, तानसेन, आमिर खुसरो, या फिर बैरम खां। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो विद्वान था आमिर खुसरो को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आमिर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था और जियाउद्दीन जो कि सजादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके अनुसार दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता, ठीक है। तमाम बातें को ध्यान रखेंगे जब तक आमिर खुसरो का उल्लेख ना हो, ठीक है, जो निश्चित रूप से इस उद्भुत घटना का मुख्य पात्र था, ठीक है। जैसे कि आमिर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें जो आमिर खुसरो के बारे में बताया जा रहा है इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, ठीक है। तो ऑप्शन है आमिर खुसरो हैं, आमिर हसन हैं, अबू तालिब कलीम है और फैजी हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, तो आमिर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि फारसी का प्रथम कवि था जिसने कि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के प्रसिद्ध फारसी जो कवि आमिर खुसरो निजाम औलिया के शिष्य थे, ठीक है। और देश के नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता आमिर खुसरो स्वयं को तूती हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से तमाम क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि आमिर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था, ठीक है। तो तमाम बातें को ध्यान रखना है जो आमिर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और दो में बताया जा रहा है कि भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता आमिर खुसरो थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो ऑप्शन अगर एक और दो दोनों की बात करें हम तो यहाँ पर सही है, जो कि देख सकते हैं, ठीक है, कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। और देख सकते हैं कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जो कि आरंभकर्ता आमिर खुसरो थे, ठीक है। तो तमाम बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, दोनों यहाँ पर सही है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की, ठीक है। जिससे उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। जिससे कि भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से अब जो आरंभकर्ता आमिर खुसरो था, ठीक है। तो तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन है, अलबरूनी है, या मिन्हास उस सिराज है, या जियाउद्दीन बर्नी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो तबकात ए नासरी के जो लेखक है मिन्हास उस सिराज को कहा जा रहा है, ठीक है, जो इसके लेखक है, ठीक है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि तबकात ए नासरी यानी कि मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ जो कि सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है, ठीक है। और यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है, ठीक है। जैसे कि जो कि रावटी हैं ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है, ठीक है। और ज्ञातव्य है कि मिन्हास प्रथम जो कि इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुब ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया, ठीक है। दोस्तों तमाम फैक्ट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है कि फतवा ए जहंदारी है, पृथ्वी राज रासो हैं, और किताब उल हिंद है, और तबकात ए नासरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काल अनुसार जो कि व्यवस्थित करना है, तो आपको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगर ऑप्शन डी की बात करें हम तो सबसे पहले यहाँ पर किताब उल हिंद होगा, उसके बाद पृथ्वी राज रासो, उसके बाद तबकात ए नासरी, और एक में दे सकते हैं कि फतवा ए जहंदारी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और चलिए इसे और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि फतवा ए जहांदीरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, और पृथ्वी राज रासो के लेखक जो कि चंद्र वरदाई है, ठीक है। और किताब उल हिंद की रचना देख सकते हैं कि अलबरूनी ने की थी, और तबकात ए नासरी की रचना देख सकते हैं कि मिन्हास उस सिराज का प्रथम ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। और अतः इनका सही क्रम दे सकते हैं किताब उल हिंद है, पृथ्वी राज रासो है, तबकात ए नासरी है, और फतवा ए जहांदीरी है। दोस्तों यहाँ से तमाम क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इन सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। जैसे कि अरबी है, तुर्की है, फारसी है, और उर्दू है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि फारसी भाषा के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और यहाँ एक नवीन प्रदान किया था, ठीक है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान
प्रदान किया गया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन जो कि सांस्कृतिक ग्रंथों में होता था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि राजपूतों में से जातियुक्त लोगों को इंगित करने के लिए, ठीक है, या फिर वैदिक कर्मकांडों को त्याग को इंगित करने के लिए, या फिर सी में है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, या फिर डी में है कि संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ अगर बात करें, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग दे सकते हैं कि मध्यकालीन जो कि सांस्कृतिक ग्रंथों में होता था, दे सकते कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोक जो कि प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा। ठीक है, और आधुनिक जो भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत के विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली और सौर सैनिक तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास जो कि अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें को ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन के शम्स इस्तिराज जो आफिफ है, या फिर जियाउद्दीन बर्नी है, या ख्वाजा अब्दुल जो कि समद इस्लामी है, या फिर सिराजुद्दीन अली यजदी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार की बात करें हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शम्स इस्तिराज का भी नाम आता है और जियाउद्दीन बर्नी का भी नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का नाम को ध्यान में रखेंगे। और चलिए इस डिस्कशन के माध्यम से और देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके तारिक फिरोज शाही यानी कि शम्स इस्तिराज जो आफिफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकार के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? ठीक है, जैसे कि बीना है, ढोलक है, सारंगी है और सितार है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है सितार के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान जो कि वादों को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का सितार हो गया, संगीत हो गया और वाद्य जो कि हिंदू मुस्लिम गान जो कि वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया। ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। ठीक है, और फलस्वरूप सल्तनत काल में आमिर खुसरो जैसे कि महान संगीतज्ञ हुए। ठीक है, और देख सकते हैं कि आमिर खुसरो ने ईरानी जो कि तंबूरे एवं भारतीय बीना को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जैसे उसने कुछ भारतीय और पारसियन यानी कि ईरानी का रागों का सुंदर जो कि राग होता था सुंदर मिश्रण किया। ठीक है, और कुछ नवीन राग शैली जैसे कि ईमान, जिल्फ और राजगरी आदि को भी जन्म दिया। ठीक है दोस्तों, तमाम बातें को ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। ठीक है, जैसे आदिल शाह ने, आमिर खुसरो ने, तानसेन ने या फिर बैजू बावरा ने। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो संगीत यंत्र तबला की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रचलन है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि आमिर खुसरो के द्वारा इसे किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आमिर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। ठीक है, और आमिर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। ठीक है, और वह ऐसा प्रथम जो लेखक था जिसने कि हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि संगीत यंत्रों जैसे तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में आमिर खुसरो ने किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर सितार और तबला के ध्यान रखना है, जो कि इसका जो कि प्रचलन जो है आप देख सकते हैं कि आमिर खुसरो के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, देख सकते हैं कि ये जयचंद्र जो कि गढ़वाल हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान है, राणा कुंभा या फिर मान सिंह है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है राणा कुंभा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि राजपूत राजा
थे जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि राणा जो कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का विशेष पोषक था। ठीक है, जैसे कि राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ 1440 लेकर 1448 ईस्वी तक देख सकते हैं निर्माण कराया। ठीक है, देख सकते हैं। और उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का जो कि प्रणयन किया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने कि अपने जो कि स्मरण लिखे। ठीक है, देख सकते हैं कि इल्तुतमिश है, बलबन है और अलाउद्दीन खिलजी है या फिरोज तुगलक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो दिल्ली का वह सुल्तान देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक है जिसने अपने जो कि स्मरण लिखे थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तुगलक वंशीय शासक जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने स्मरण जो कि फुतुहात या ये फिरोज शाही नाम से लिखा था। ठीक देख सकते हैं। और इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। दोस्तों यहाँ पर तमाम जो कि बातें यहाँ पर पीछे जाती हैं। ठीक है, यानी फुतुहात ये फिरोज शाही के जो नाम से लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिविजन करें, बार बार देखें। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।